नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। और बच्चों की डिमांड पर, मांग पर, हम वैसे तो प्रश्न उत्तर हम पूरे अध्याय समाप्त करने के बाद ही करना चाहते थे, लेकिन कुछ बच्चों की बहुत मांग है कि सर प्रश्न उत्तर भी कराते चलिए। तो इसी सिलसिले में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक हम किताब को पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं अपने 27 वीडियो क्लासेस में। आज से हम प्रश्न उत्तर को कंप्लीट करेंगे और प्रश्न उत्तर नवीन सिलेबस पर आधारित हैं। तो अध्याय 1 में 5 या 6 वीडियो क्लास बनेंगी, जिसमें सारे प्रश्न उत्तर, सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही विकल्प सभी का समावेश होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको इसमें भी जैसे कि क्लास नंबर 1 दिख रहा है, ये क्लास नंबर 1 दिख रहा है जैसे कि आप सबको, ऐसे ही समाज विज्ञान प्रश्न उत्तर करके आपको अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में एक समाज विज्ञान का फ़ोल्डर मिलेगा, दूसरा आपको समाज विज्ञान प्रश्न उत्तर का फ़ोल्डर मिलेगा। तो प्रश्न उत्तर में भी हम वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से इसी क्रम में हम बनाने वाले हैं। और उधर वो अध्याय कंटिन्यू चलते रहेंगे, उधर प्रश्न उत्तर कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं सबसे पहले सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ियों में आपको दिख रहा होगा कि आ और बा करके दो खंड बने हुए हैं। आ खंड में मिट्टी लिखी हुई है, बा खंड में जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है उस जगह का, उस प्रदेश का नाम लिखा हुआ है। जैसे जलोढ़ मिट्टी है तो आंसर दिया हुआ है जलोढ़ का गा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? बिहार, उड़ीसा, पंजाब। ठीक है, यानी बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बीओपी। तो ऐसा याद रख लीजिए कि बीओपी, जलोढ़ मिट्टी, बीओपी। काली मिट्टी कहाँ मिलती है? काली मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में। और लेटराइट मिट्टी मिलती है हमारे मेघालय, पूर्वी तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार। तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी आप याद करिए, जलोढ़ मिट्टी मिलती है हमारे बिहार, उड़ीसा, पंजाब। काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश। यानी याद रखिए जलोढ़ मिट्टी ऊपर मिलती है। ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे भी कि जहाँ नदियाँ हैं, बिहार में हैं, पंजाब में हैं। इसी तरह हम याद रख सकते हैं और इनका कोई वैसे ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखते हैं। नवीन जलोढ़क को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़क को हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। नवीन जलोढ़क को हम कहते हैं खादर कहते हैं। अगला है कि भारत में केवल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये हमने पढ़ा था, भूभाग पर वन है 20.64%। 20.64% भाग पर वन है। अगला है कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए खालिस्तान का विस्तार आवश्यक है। तो अगर हमको पारिस्थितिक संतुलन बनाना है तो उसके लिए वन क्षेत्र बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वन क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी में उर्वरता की कमी को
क्या कहते हैं, मिट्टा में जब जो मिट्टी होती है हमारी, उसमें अगर उर्वरता की कमी आ जाती है, उसको बोलते हैं हम मृदा अपवर्दन। अपवर्दन इसको बोलते हैं मृदा अपवर्दन, अगर मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है तो। अगला है कि सामाजिक वानिकी योजना को किसकी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। तो बच्चों, सामाजिक वानिकी योजना को विश्व बैंक, किसकी, विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। अगला है कि संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, ग्रामीण वन सुरक्षा समितियों। ठीक है, संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था में किसका महत्वपूर्ण स्थान है, सुरक्षा वन समितियों का। अगला है कि वन अग्नि नियंत्रण परियोजना किसके सहयोग से संचालित हो रही है। तो ये हो रही है UNDP के सहयोग से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आए हुए हैं, लेकिन मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि पहले हम प्रश्न उत्तर करेंगे, रिक्त स्थान सही जोड़ी हम बाद में करेंगे। तो हम पहले प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। ठीक है, और पहला हम प्रश्न पढ़ते हैं कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों देखो, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, हम उधर क्लास जब हमने बुक को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था। अब देखिए, आपको ये रिकॉल होगा। मृदा अपरदन का आशय मृदा के आवरण को हटाना या स्थानांतरित होना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा का अपरदन बहते हुए जल, वायु द्वारा या हिम आदि के द्वारा होता है। यानी कि मृदा अपरदन से आप समझ गए होंगे कि ज़मीन का ऊपरी जो आवरण होता है जिसको हम देखते हैं, उसका हट जाना अपनी जगह से। अब ये कैसे हट सकता है, देखिए, या तो बहुत ज़्यादा बरसात हो, पानी के साथ जब मिट्टी बह के चली जाती है, देखिए लिखा है मृदा का अपरदन बहती हुई जल, यार बहुत बरसात हो उसके बाद मिट्टी बह गई, या बहुत तेज़ हवा चली, वायु बहुत तेज़ हवा चली उसके बाद मिट्टी उड़ गई, या बहुत बर्फ़ पड़ी तो उससे मिट्टी ढक गई, तो उसको बोलते हैं मृदा का अपरदन। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। संरक्षण आप समझते होंगे किसी की सेफ्टी करना, सुरक्षा करना, इसका पालना पोषना, है ना, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव वे। देखिए, मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना। कहा ना कि पालना पोषना, और पॉजिटिव सकारात्मक बात करें तो मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना, मृदा के उपजाऊपन को बचाए रखना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। यानी कि उसकी देखभाल करना। अब मिट्टी की देखभाल क्या, या उसका अपरदन ना हो और जो उपजाऊपन है, उसकी उर्वरा शक्ति है, वो बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा अपरदन के कारण बताइए। मृदा का जो अपरदन हो रहा है उसके कारण क्या क्या है। तो देखो, एक तो वायु अपरदन है। हमने बताया कि जैसे हवा, बहुत तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी उड़ के खेतों की मिट्टी उड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं वायु अपरदन। दूसरा है मानव द्वारा वनों का विनाश। जब मानव वनों को काट देता है, क्या होता है कि पेड़, जब बहुत वन होंगे तो बहुत सारे पेड़ होंगे। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़े रहते हैं। बहुत तेज आंधी आनी भी आता है तो मिट्टी को वो उड़ने नहीं देता, मिट्टी का अपरदन नहीं होने देता। ठीक है, तो मानव द्वारा वनों का विनाश हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो जो पेड़ हैं उस मिट्टी को वहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेड़ कट गया तो मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी और हवा भी मिट्टी को उड़ाकर ले जाएगी। तीसरा है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। चौथा है अत्यधिक पशु चारण। हम पशुओं को बहुत चराते रहे हैं तो उसमें जो उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाती है। चलिए अगला है कि भौम जल पानी के स्रोत क्या है।
तो भूमजल पानी के स्रोत हैं कुएं और ट्यूबवेल। जो जल हमें ज़मीन से मिल रहा है, बहुत गहराई से मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है, कुएं और ट्यूबवेल, उनको बोलते हैं भूमजल। अगला प्रश्न है कि मृदा के निर्माण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा के निर्माण में सहायक कारक हैं, जैसे कि एक तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनके अवशेष, ये मृदा को सहायता करते हैं। मूल चट्टान या भूभाग का उच्चावच, ये भी मृदा के निर्माण में सहयोग करते हैं। तीसरा है कि हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं, ठीक है, ये मिट्टी के निर्माण में ये सब चीज़ें उनकी सहायक वस्तुएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। अब सामाजिक वानिकी योजना विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई। यानी कि सामाजिक वानिकी, आप समझ रहे होंगे, सामाजिक माने बहुत से लोगों का सहयोग मिले, और वानिकी माने वन को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। इसको फंडिंग कौन कर रहा है, इसको सहायता कौन दे रहा है, विश्व बैंक। तो बस यही हमारा आंसर है कि विश्व बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से वृक्षारोपण की यह योजना शुरू की गई है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी, शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता है। इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए विश्व बैंक की सहायता से वृक्षारोपण को करना ही यह योजना है। इसमें चक वानिकी, विस्तार वानिकी और शहरी वानिकी, यानी कि विस्तार किया जाए वनों का, शहरों में वनों का निर्माण किया जाए। कैसे होगा, हम खेतों, सड़कों या रेल लाइनों के किनारे वृक्षारोपण करें। हर बच्चे के लिए एक पेड़, स्कूल कॉलेजों में यह नारा विकसित किया जाए कि हर बच्चे के लिए एक पेड़। ये स्कूल कॉलेजों में जब नारा दिया जाएगा तो जितने बच्चे एडमिशन लेंगे, प्रवेश लेंगे, वो एक ना एक अपना एक पेड़ लगाएंगे, तो बहुत सारे वृक्षारोपण हो जाएगा। इस योजना के तहत वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई है। और इसी योजना के अंतर्गत कानून बना दिए गए हैं कि कोई वनों को काटेगा तो उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है। समस्त मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्र भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा से प्राप्त होते हैं। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि, वनोद्योग मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का मुख्य आधार है। प्रश्न ये था कि मृदा का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि मनुष्य के खाने पीने की चीज़ें या तो हमें प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हमको वनों से प्राप्त हो रही हैं। हमारे वस्त्र भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको वनों से मिलते हैं। बहुत सारे घर मिट्टी से बने हैं। हमारे पशुपालन उद्योग हो, कृषि उद्योग हो, वन उद्योग हो, सब मृदा पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारा जीवन का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है और मृदा अपरदन के कारण व संक्षेप संरक्षण के उपाय बताइए। अब हमको ये बताना है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि मृदा का हमको रख रखाव बचाव क्यों करना है, संरक्षण क्यों जरूरी है, और मृदा अपरदन के कारण भी बताना है और उनके संरक्षण के फिर हमको उपाय भी बताना है। दो चीज़ हैं, मिट्टी को एक तो नष्ट कौन कर रहा है, अपरदन से मिट्टी नष्ट हो रही है, संरक्षण माने हमें उसको बचाना है। इन दोनों के बीच में संबंध दिखाया गया है। अब देखिए, मिट्टी बहुत सामान्य संसाधन है। सामान्य संसाधन इसलिए बोला गया, बड़ा इजीली अवेलेबल है, आसानी से उपलब्ध है कहीं भी, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन है। लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी की समस्त वनस्पतियाँ मृदा पर निर्भर हैं। जितनी भी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, सब मृदा मिट्टी पर ही निर्भर है। मिट्टी में ही मिट्टी होगी तो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ होंगी, तथा समस्त प्राणी जगत वनस्पति पर निर्भर है। और जितना भी प्राणी जगत है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सब
वनस्पति पर निर्भर है और वनस्पति मिट्टी पर निर्भर है। ठीक है, अतः इस मृदा की देखभाल और संरक्षण आवश्यक है। इसलिए इस मिट्टी की देखभाल और इसका बचाव बहुत ज़रूरी है, संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है कि अंधाधुंध वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन तीव्र गति से होने लगा है। हमने कारण पढ़ा था, तो क्या हुआ है कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि पेड़ नष्ट हो रहे हैं। पेड़ नष्ट हो रहे हैं तो पेड़ मिट्टी को पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं और मिट्टी का अपरदन हो रहा है तीव्र गति से। प्रभावित जल, पवन, हिम आदि से भी मृदा का अपरक्षण होता है, जिससे भूमि का उपजाऊपन तो घटता ही है और भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती। अधिक सिंचाई और अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी मृदा को अनुपजाऊ और बेकार बना देता है। या तो हम बहुत सिंचाई करें या हमने बहुत ज़्यादा खाद बाद रासायनिक उर्वरकों का यूज किया, उससे भी हमारे मृदा का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। इन सब के कारण मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मृदा संरक्षण बहुत आवश्यक है। उसके लिए कुछ उपाय दिए हैं। जैसे उपाय ये हैं कि मृदा बांध बनाकर तथा वृक्ष लगाकर बाढ़ों को रोकना तथा मृदा अपरदन बचाना। हम वृक्ष लगाएं, वृक्षों को लगा के बांध को बना के, डैम बना के, जिससे पानी का बहाव एक साथ ना हो। ठीक है, को करके भी मृदा का अपरदन किया जा सकता है। वृक्षारोपण द्वारा मरुभूमि विस्तार को रोकना। वृक्षारोपण करें और जो भूमि है, खराब भूमि हो रही, जो बढ़ती जा रही है, उसको हमको रोकना है। पशुचारण को कम करना, जिससे मृदा का कटाव कम हो। पशुचारण को कम करना, पशुओं को कम घुमाना है। ठीक है, खेतों में। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाना। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर्वत होते हैं, उनका हम खेती करें तो वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं, जिससे कि पानी बह के ना चला जाए, पानी के साथ मिट्टी बह के ना चली जाए। जैसे कि एक खेत है कोई, या आपने यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बना दी, तो पानी यहाँ से आएगा, पानी बहेगा, ऊंचाई पर है, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी भी बह के यहाँ आ जाएगी। लेकिन उस मिट्टी को हमको रोकना है, तो उसके लिए क्या करें, हम सीढ़ीनुमा खेत बना देंगे। तो जैसे ही पानी ऊपर से अगर बह के आएगा तो पहले पानी यहाँ रुक जाएगा, फिर कुछ मात्रा में यहाँ रुक जाएगा, कुछ मात्रा में यहाँ रुक जाएगा। तो इस तरह से हमारी मिट्टी का क्षरण नहीं होगा और हमारे खेत की उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। 5वां पॉइंट है भूमि को जलांतरित होने से बचाना, यानी कि जल का भराव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि जल संरक्षण के प्रमुख उपायों को लिखिए। हमको जल का संरक्षण भी करना है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, वर्षा जल का संग्रहण करना। जो पानी बरस रहा है, वर्षा से जल आ रहा है, उसका हमको संग्रहण करना है, उस पानी को रोकना है। जल को प्रदूषण से बचाना है। जल के मित व्ययितापूर्ण उपयोग के लिए प्रभावी नियम लागू करना है कि जल को जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज करें, उतना उपयोग करें, ज़्यादा फालतू उपयोग ना करें। वर्षा जल के अफवाह को रोकना। जैसे वर्षा हुई, वर्षा का जल ज़मीन पर आया, तो उसको रोकना है कि वो बह के जंगलों में ना चला जाए उसको, यानी कि हम कहीं वाटर स्टोरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना लें, पानी को रोक लें, गड्ढे खोद लें, चेक डैम बना दें, यानी कि वर्षा का पानी हमको वहीं रोकना है। सभी जल स्रोतों का वैज्ञानिक प्रबंध करना और जल के मितव्ययितापूर्ण उपयोग के लिए जन जागरूकता फैलाना और प्रभावी कानून बनाना, यानी कि लोगों को जागरूक करना कि जल को ज़्यादा फालतू खर्च ना करें, और जो फालतू खर्च करे उसके बाद भी ना माने तो उनको रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, समझाइए। और भारत में पाई जाने वाली मिट्टी का संक्षेप में वर्णन दीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मध्य प्रदेश में 2004 के सेट B2 में आया, 15 में भी आया और NCERT के 2004 में भी आया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ये हम अपने अनुभव के आधार पर आपको 100% बता रहे हैं कि प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो देखिए भारत में सामान्य तौर पर निम्नलिखित मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि जो गंगा नदी है, जो नदियों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो जल के साथ आती है। ऐसा हमने बुक में पढ़ा था। अब देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है रेगड़ या काली मिट्टी। आप काली मिट्टी याद रखिए। लाल मिट्टी जो पर्वत
इलाकों में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी और मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी। 6 तरह की मिट्टी दी है यहाँ पे। देखिए हम पढ़ते हैं डिटेल में। जलोढ़ मिट्टी, देखिए इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहकर लाए गए अवसाद के जमाव के कारण होता है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि नदियों, जलोढ़ मिट्टी माने जल के साथ आना, जल नदियों में पाया जाता है। इस तरह याद रखिए कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद के जमाव द्वारा जो मिट्टी बनती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भाग पर पाई जाती है। इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक उत्तर भारत का बड़ा मैदान, दूसरा पूर्वीय तटीय मैदान। ठीक है। गुण इसमें ये होता है कि इस मिट्टी में ह्यूमस और चूने का अंश अधिक होता है, अतः बहुत उपजाऊ मिट्टी है। वो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति और औद्योगिक कृषि उपजें इसी मिट्टी की देन है। अगली मिट्टी पढ़ते हैं हम, काली मिट्टी। काली मिट्टी की रचना लावा की आग्नेय शैलों से हुई। जो लावा निकलता है, आग्नेय शैल है, उससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण के पठारों भागों में पाई जाती है। यानी कि आप ये सोचो कि ये जो अगर हम देश का नक्शा बनाए तो ये महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में ही महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में सौराष्ट्र आता है और मालवा, ये मध्य प्रदेश का भाग, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कंबाइन भाग मालवा और दक्षिण के पठार। यानी सोचिएगा कि हम देश के नक्शे में खड़े हों तो महाराष्ट्र का इलाका ज़्यादा आप केंद्र बिंदु मान के चलेंगे तो आपको काली मिट्टी का याद रहेगा कि महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है और दक्षिण पठार भाग है। ठीक है। गुण क्या है? काली मिट्टी की रचना अत्यंत बारीक मृतिका, चीका के पदार्थों से हुई है। बहुत चिकनी चिकनी मिट्टी है, इसलिए इसमें अत्यधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता है। इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फॉस्फोरिक तत्वों की कमी होती है। और आपको एक चीज़ बता दें, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। जो काली मिट्टी में कपास ज़्यादा किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इस मिट्टी की रचना प्राचीन क्रिस्टली शैलों से हुई। किससे? प्राचीन क्रिस्टली शैलों से। लाल की क्रिस्टली से हुई, इसकी आग्नेय शैलों से हुई और जल के साथ हुई। क्षेत्र, मिट्टी अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। लाल मिट्टी में काली मिट्टी के क्षेत्र को चारों ओर से घेर रखा है। अब देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र हमको पता हो गया, अब काली मिट्टी को लाल मिट्टी ने चारों तरफ से घेरा है। इसके साथ छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी और तमिलनाडु के पठारी भाग हैं। आप रिलेट करके पढ़ेंगे, संबंध बना के पढ़ेंगे तो आपको सब याद रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। जलोढ़ मिट्टी यानी जो जल के साथ बह के आई, कहाँ कहाँ है? वो हमारे उत्तर भारत में है, पूर्वी तटीय मैदानों में। सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी, सबसे ज़्यादा खाद्यान्न वहीं उत्पन्न होता है। रहा काली मिट्टी, काली मिट्टी जो लावा निकलता है उससे बनती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिणी पठार। लाल मिट्टी की बात करें तो प्राचीन क्रिस्टली से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी काली मिट्टी को घेरे हुए है चारों तरफ से। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना। आप इसके साथ नक्शा रख के पढ़िए तो आपको बहुत जल्दी से याद होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए गुड़ किसका? लाल मिट्टी का। मिट्टी लाल, भूरी आदि विभिन्न रंगों की होती है। प्राय इसमें लोह अयस्क होने के कारण इसका रंग लाल होता है, क्योंकि इसमें लोहा बहुतायत में पाया जाता है। क्योंकि क्रिस्टलीय रूप से मिलती है तो इसमें लोहा बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। इसके कण मोटे होते हैं, अतः कम उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए इसमें मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी फसलें होती हैं। जिन क्षेत्रों में बारीक कणों वाली लाल मिट्टी होती है वहाँ कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। देखिए लाल मिट्टी में 2 तरह की है, एक बारीक और एक मोटी। तो मोटी होती है वहाँ पे तो ज्वार, बाजरा ऐसे फसलें होती हैं, लेकिन बारीक मिट्टी होती है वहाँ पे हर तरह की फसलें हम उगा सकते हैं। अब अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कि जल संसाधन के प्रमुख स्रोत क्या है और जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो बच्चों जल संसाधन के प्रमुख स्रोत आप जानते हैं, एक तो पृष्ठीय जल होता है, नदियाँ, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल माने जो ऊपर अवेलेबल हमको दिख रहा है, ज़मीन के पृष्ठ पर है, नदियाँ, झील, तालाब। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि हैं। दूसरा होता है भौम जल। वर्षा का जल कुछ भाग भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है
और इसी भूमि के भीतर पाए जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। यह जल धरातल के नीचे चट्टानों में संग्रहित रहता है। भौमजल माने समझ गए होंगे आप, जो ज़मीन से हम अंदर से जल निकालते हैं, जैसे कुएं से निकाला, ट्यूबवेल से निकाला, इसको हम भौमजल बोलते हैं। तीसरा होता है वायुमंडलीय जल। यह जल वाष्प के रूप में वायु में विद्यमान रहता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। तो 3 तरह के जल की यहाँ बात की गई है, पृष्ठीय जल, भौमजल, वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल एटमॉस्फेयर में वाष्प के रूप में रहता है, इसका उपयोग नहीं करते। भौमजल हम कुआं ट्यूबवेल खोद के उपयोग कर लेते हैं। पृष्ठीय जल जो नदियाँ तालाब झीलों में पाया जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मिट्टी की 3 विशेषताएं। मरुस्थलीय मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए और कहाँ पाई जाती है। अब देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई। कहाँ से उड़ी? कच्छ के रण की ओर से। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। यानी मरुस्थल, मरुस्थल माने हम बोले हैं तो रेगिस्तान। रेगिस्तान कहाँ पर है? गुजरात में है कुछ, और कुछ राजस्थान में है। वहीं कच्छ है, कच्छ एक जगह का नाम है। तो मरुस्थलीय मिट्टी दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा कच्छ के रण की ओर से उड़कर भारत के पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जमा हुई। और यही मिट्टी शुष्क प्रदेशों में विशेषकर देखिए पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। आया वही सेंस? ठीक है। एक बार मैं आपको अगले जो वीडियो क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको ये भारत के दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी ये भाग थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको याद रहे, समझ में आया करे। चलिए इसकी मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषताएं देखते हैं। यह बालू प्रधान मिट्टी है जिसमें बालू के कण मोटे होते हैं। बालू के कण कैसे होते हैं? इसमें मोटे मोटे होते हैं। इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें नमी कम रहती है और वनस्पति के अंश भी कम हो पाते हैं। एक तो नमी कम है इसमें क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी है, ठीक है। रेगिस्तान वाली मिट्टी है तो नमी के कण कम होंगे, तो वनस्पति के अंश भी कम पाए जाएंगे। नमक ज़्यादा पाया जाता है इसमें। बालू प्रधान मिट्टी है, इसमें बालू के कण मोटे होते हैं। चौथा है कि सिंचाई द्वारा इस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। हम सिंचाई बहुत करनी पड़ेगी तो उपजाऊ हम इसको बना सकते हैं। अगला है कि इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं। यह मिट्टी शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न और बचा है आखिरी हमारे आज की क्लास का। वर्षा का जल संग्रहण क्यों जरूरी है? वर्षा का जल संग्रहण क्यों जरूरी है? तो वर्षा का जल संग्रहण निम्न कारणों से जरूरी होता है। एक तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की मांग अधिक है और उसकी आपूर्ति के सीमित साधन होने के कारण। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, आपूर्ति के साधन कम है, इसलिए हमको जल का संरक्षण करना पड़ेगा। संरक्षण से आप समझ गए होंगे, उसका बचाव करना है, उसको हमको सहेज कर रखना है। अगला है कि विद्युत प्रदाय पूरी तरह जल संसाधनों पर निर्भर होना। जो हमको बिजली मिल रही है, विद्युत प्रदान हो रही है, वो भी जल संसाधनों पर ही निर्भर है, क्योंकि नदियों पर डैम बनाकर वहाँ से बिजली पैदा की जा रही है। तीसरा है कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे पीने के लिए पानी, भोजन पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए, अन्य दैनिक कार्यों में जल की अनिवार्य रूप से उपयोगिता है। इसलिए जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक एक लाइन को आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई कमी लगती है तो आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप अपने दोस्तों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। सब्सक्राइब करिए और जो लोग कर चुके हैं वो शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कंजूसी ना करें कि हमारे लिए आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की कम से कम 4-5 वीडियो बनेंगे, और ये हमारा पहला आज वीडियो है प्रश्नोत्तर का। हम अध्याय 4 तक पहले प्रश्नोत्तर ही कंप्लीट करने वाले हैं। इसी तरह से अगर आपको कुछ और लगता है कि सुधार होना चाहिए तो वो भी हमें बताएं, तो हम बिल्कुल करेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।